प्रिय बच्चों, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी के टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। और इस कॉपी को आप देखिए, ये सन 2023 के टॉपर की कॉपी है। ये सब्जेक्ट हिंदी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, ये ओरिजिनल कॉपी है। आज मैं ये दिखाऊंगा और हम 2 प्रश्नों के उत्तर इस कॉपी के माध्यम से खोजेंगे। टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं और दूसरा 100% नंबर पाने के लिए हमें कैसे लिखना चाहिए। चलिए हम आपको इस कॉपी को दिखाते हैं। देखिए, ये इसने लिखा है प्रश्न क्रमांक 1। आप ध्यान से देखिए कि इसने प्रश्न क्रमांक 1 के पहले विकल्प का उत्तर इस तरह से लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, पांचवा लिखा और छठवां लिखा। इन छवों में देखिए कितने साफ साफ तरीके से उसने लिखा है और एक एक लाइनें बीच में वह छोड़ता चला गया है। इस तरह से जब आप एकदम तरीके से साफ साफ लिखते हैं, जो एग्जामिनर को पहली नज़र में ही अच्छा लगता है और उसको जांचने में कोई हड़बड़ाहट, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, वहां पे वो आपको सटीक नंबर देता है। और आपको इसकी आगे के प्रश्न दिखाते हैं इसकी कॉपी में। ये देखिए, ये है इसके प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, एक पेज में इसने सिर्फ 2 ही प्रश्न के उत्तर दिए हैं और वह भी बहुत साफ साफ और स्वच्छ तरीके से और क्रम से दिए हैं। पहले 1 नंबर, फिर प्रश्न नंबर 2, इस तरह से। देखिए, एक खास बात और आप इसमें देखेंगे, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। देखिए, सबके उत्तर यह देता चला जा रहा है। यहां पूछा गया है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो जब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं या रस के कितने अंग होते हैं, जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें संख्या लिखनी तो ठीक है, संख्या के साथ साथ उसके नाम भी लिख दिए जाने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लेता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें संख्या तो लिख दिया जाना ठीक है, लेकिन अगर आप उसके नाम लिख देते हैं तो वो होती है मेरिट की कॉपी। ये देखिए, इसने लिखा है 3 और इसमें आगे लिखा है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीत। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्रमुख गद्य विधाएं, और ये है इसका सही जोड़ी। देखिए, सही जोड़ी में जो बाएं तरफ लिखा होता है, इस सब को जो दाहिने तरफ होता है उसके क्रम के साथ साथ मिलाना होता है। देखिए, इसने कितना बढ़िया मिलाया है। गद्य की प्रमुख विधाएं और लिखा है निबंध, लखनवी अंदाज, यशपाल। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे करके खींच देते हैं लाइनें। यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपको लिखकर और सामने सामने ही उसको जोड़ी मिलाना है। ये जब आप इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर को जांचने में बड़ी सरलता होती है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्रश्न नंबर 4। एक पेज में वो सिर्फ 2 ही प्रश्न लिख रहा है ना। इसमें भी उसने कितने सुंदर तरीके से रस के 4 अंग होते हैं ये प्रश्न पूछा गया है और सबके नाम उसने लिखे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इस तरह से आपको एक स्वर में तरीके से क्रमबद्ध रूप से और साफ साफ लिखना है। और आपको दिखाता हूं, यह एमपी बोर्ड हिंदी विषय 2023 के टॉपर की कॉपी है। ये देखिए, ये गद्य की 3 गौण विधाएं उसने लिखा है। ये गद्य लिखा हुआ है, थोड़ा सा लेखन में हमको लगता है कुछ त्रुटि हुई है। समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है समास के कितने भेद होते हैं। देखिए, इसने समास के सभी 6 भेदों के नाम लिखे हैं। इस तरह से आपको लिखना है। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि सिर्फ लिख दिए समास के 6 भेद होते हैं, तो वहां संख्या नहीं पूछी जा रही, गणित का पेपर नहीं है। संख्या के साथ साथ आपको उसके नाम भी लिख देने चाहिए। आगे और देखते हैं। देखिए, सत्य असत्य को भी कितने तरीके से एक एक शब्द लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ा गया है, एक लिखा फिर इसके बाद फिर से लाइन छोड़ी गई, एकदम स्वच्छता के साथ। और आपको दिखाता हूं, देखिए, मन्नू भंडारी का जो साहित्यिक परिचय है उसमें 2 रचनाएं महत्वपूर्ण 2 ही हैं। लिखने को आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता सिर्फ 2 की है। भाषा शैली, देखो, इसने बड़ी सहजता के साथ भाषा शैली लिखा है। मन्नू भंडारी की भाषा सरल, सहज व स्वाभाविक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरे और लोकोक्तियों का बहुलता से प्रयोग किया है। इनकी भाषा में प्रामाणिकता दिखाई देती है। इस तरह से इन्होंने इसको लिखा। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, लेखिका के पिता के अनुसार किसी भी लड़की को रसोई घर तक सीमित कर देना उसकी प्रतिभा को कुंठित करना है। ये प्रश्न है कि मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहते थे, उसके लिए है। देखिए, कितना साफ सुथरा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 7 का अथवा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रमुख प्रश्न लिख रहे हैं तो आप लिख दिए प्रश्न क्रमांक 7, लेकिन अगर आप अथवा लिख रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी देना है।
और यहाँ पे आपको उत्तर लिख देना है। ऐसा लिखने से एग्जामिनर को एक सकारात्मक दृष्टि मिलती है, वह सही तरीके से समझ जाता है कि यह बच्चा प्रश्न के अथवा भाग का उत्तर दे रहा है, जिससे उसको जांचने में सरलता होती है, उसे बार बार पेपर पलटा के प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ता। अगर इस तरह से लिखा जाता है तो वह आपको नंबर अधिक देता है, कुल मिला के आपके नंबर में कटौती नहीं होती, और वह उदारता से आपकी कॉपी को चेक करता है। ये देखिए प्रश्न नंबर 10, ये प्रश्न नंबर 11, रीतिकाल की विशेषताएं, और देखिए कितना सुंदर तरीके से लिखा है, श्रृंगार रस की प्रधानता हेडिंग बनाया है, और उसके बाद फिर उसकी विषय में वर्णन लिखा हुआ है, अलंकारों का प्रयोग है ना, ये देखिए किस तरह से लिखा है। फिर आ गया है सूरदास जी का साहित्यिक परिचय, जिसमें सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भाव पक्ष के बाद सिर्फ भाव पक्ष और रचनाएं ही पूछा गया है, 2 नंबर के प्रश्न हैं ये सब, बहुत ही सरल है। ये देखिए प्रश्न नंबर 13, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। एकदम सटीक सटीक आपको उत्तर देना है, कहीं भी इधर उधर घुमाना फिराना नहीं है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसका सटीक उत्तर देना है, और साफ साफ स्वच्छ स्वच्छ लिखना है। ये देखिए हर लाइन के बाद उसने, जब एक बिंदु कंप्लीट होता है तो एक लाइन उसने खाली छोड़ा है, फिर उसके बाद दूसरा बिंदु, फिर एक लाइन खाली छोड़ा है, फिर तीसरा बिंदु, फिर एक लाइन छोड़ा है, फिर चौथा बिंदु, फिर एक लाइन छोड़ा। इस तरह से जब साफ स्वच्छता के साथ आप लिखते हैं, जो सुपाठ्य हो, जिसको पढ़ने में बड़ी आसानी से वह पढ़ ले। और दूसरी बात आप यह भी देख रहे हैं कि क्रमबद्धता है, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17, ये देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर लिखा है, तो एक बीच में लाइन खींच दी गई है, इधर कहानी लिख दिया गया, इधर उपन्यास लिख दिया गया। नंबर 1, कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, मतलब उससे रिलेटेड इसके सामने एक दूसरे के सामने लिखते चले जा रहे हैं। इस तरह से आप देखिए प्रश्न नंबर 17। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। तो पहले तो संकेत दे दिया उसने, मूर्ति डैश 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 और प्रयास था, फिर लिखा संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के नेताजी का चश्मा से ली गई है, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी है। बस अब इसके बाद देखिए उसने लिखा प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब जो लिखा हुआ है उस गद्यांश में, उसको अपनी भाषा में उसका सुंदर सा वर्णन कर दिया गया। इस तरह से इसको पूरे नंबर मिलते चले जा रहे हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 20, यहाँ भी पद्यांश की व्याख्या है, ये संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, इस तरह से आप देखिए लिखते चले जा रहे हैं, है ना, साफ साफ स्वच्छ स्वच्छ। ये एक बात और आपको विशेष ध्यान रखनी है, कि जब आप प्रार्थना पत्र लिखिए तो प्रार्थना पत्र हमेशा नए पेज से प्रारंभ होता है। देखिए यहाँ पर जगह खाली थी, लेकिन बच्चे ने लाइन खींचा और वो दूसरे पृष्ठ पे आया, और दूसरे पृष्ठ में उसने प्रारंभ से लिखा, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय इंदौर, और फिर उसने यह अपना प्रार्थना पत्र लिखा। देख रहे हैं प्रार्थना पत्र। सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहती हूँ। मोहल्ले में गंदगी बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, नालियों में गंदी बदबू आ रही है। कृपया आप मोहल्ले की सफाई का प्रबंध करें। आशा है कि आप मोहल्ले की नियमित सफाई का प्रबंध करेंगे। धन्यवाद। भवदी का खागा, दिनांक 1/3/2023। इस तरह से उसने एक नए पृष्ठ में शुरू से लिखा और उसी पृष्ठ में उसने यह प्रार्थना पत्र समाप्त किया। अब आपको दिखाते हैं आगे के प्रश्न। यह है प्रश्न नंबर 22, निबंध में देखिए आपको सबसे पहले यहाँ 5-6 लाइनें छोड़ देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से, जैसे यहाँ आपने हेडिंग डाला पर्यावरण प्रदूषण, 5-6 लाइनें आपको छोड़ देनी है, और फिर आप यहाँ प्रस्तावना से प्रारंभ करिए। प्रस्तावना के बाद प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, फिर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या का निदान, उपसंहार। इस तरह से आपने पूरा लिखा, और फिर ये जितने बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं को आप एक साथ उठाइए, और ये जो आपने शुरुआत में जगह छोड़ी थी 5-6 लाइनों की, आप इनको क्रम से यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। प्रस्तावना, प्रदूषण क्या है, प्रकार, प्रदूषण की समस्या का निदान, उपसंहार, और यहाँ पे रूपरेखा लिख दीजिए। इस प्रकार से आपके यह प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। ऐसा लिखने मात्र से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, 100% नंबर आप बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 23 है, श्रम का महत्व। ये है प्रश्न नंबर 23, जो अपठित गद्यांश है उससे संबंधित है ना। फिर यह है प्रश्न नंबर 19,
प्रश्न नंबर 19 में संवाद लेखन है, इसमें संवाद लेखन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है संवाद लेखन के बाद यह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से पूरा प्रश्न आपको करना है। और इसमें आप ध्यान रखिए 2-3 बातें आपको। सबसे पहला तो अगर संभव हो सके तो क्रमबद्धता का ध्यान रखिएगा। क्रमबद्धता के साथ साथ साफ साफ सुपाठ्य शब्दों का प्रयोग करिएगा, जो पढ़ने में बड़ी सरलता से पढ़े जा सके। और अगर प्रश्न का प्रमुख प्रश्न लिख रहे हैं तो आप प्रश्न का क्रमांक लिख दीजिएगा, और अगर उसका अथवा लिख रहे हैं तो उसके आगे अथवा लिख दीजिएगा, और सटीक उत्तर देने का प्रयास करिएगा। 100% नंबर आपको मिलेंगे। और इस कॉपी को आप बार बार देख लीजिएगा, इससे कुछ भी आप अगर कुछ सीख पाएं तो यह प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद।